प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम गद्य काव्य का इतिहास में सुबंधु की रचना वासवदत्ता को पढ़ चुके हैं। आज हम सुबंधु के बाद आने वाले कवि बाणभट्ट के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और आगामी वीडियो में उनकी ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बाणभट्ट का जो समय है वह है 606 से 648 ईस्वी तक, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट के ग्रंथों के परिचय से पहले हम उनका जीवन परिचय लेते हैं। तो आज के वीडियो में बाणभट्ट के जीवन परिचय से हमारा परिचय होगा, सामान्य परिचय होगा। तो देखिए कि बाणभट्ट जो थे उनके पिता का नाम चित्रभानु था और उनकी माता का नाम राजदेवी था। उनके जो पिता हैं उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया, क्योंकि उनकी माता का जो देहांत था वो बाल्यावस्था में हो गया था। बाणभट्ट की बाल्यावस्था में उनकी माता राजदेवी का निधन हो गया था। 14 वर्ष तक उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया और 14 वर्ष के बाद पिता भी जो हैं उनका भी स्वर्गवास हो गया और इस प्रकार से बाल्यावस्था में ही माता पिता से विहीन हो गए बाणभट्ट। तो इस जीवन परिचय से पहले हम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उससे शुरुआत कर लेते हैं कि सरस्वती के वरद पुत्र बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के अत्यंत प्रिय और बहुचर्चित कवि रहे हैं। मधुर भाषा, अद्भुत कथा शिल्प तथा रस प्रवणता के द्वारा बाणभट्ट ने संस्कृत गद्य को काव्य कला की जिस उच्चतम एवं श्रेष्ठ धरातल पर प्रतिष्ठित किया है वहाँ तक अद्यावधि कोई अन्य लेखक नहीं पहुँच सका है। बाणभट्ट के गद्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का जैसा अन्योन्य अतिशय दृष्टिगोचर होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि भाव पक्ष भी है और कला पक्ष भी है, दोनों का इन्होंने मणिकांचन सहयोग किया है। इस प्रकार से बाणभट्ट जो हैं वो गद्य साहित्य के एक अनुपम ग्रंथ रत्न हैं। अब देखते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट एक ऐसे कवि हैं जिनके व्यक्तित्व, जीवन एवं कृतित्व के लिए हमें यथेष्ट ज्ञान उपलब्ध है। यानी कि जितना हमें चाहिए सब कुछ उपलब्ध है, हमें कुछ कल्पना नहीं करनी पड़ती, कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता, बल्कि सब कुछ इन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के प्रारंभिक श्लोकों में अपने वंश क्रम का संक्षेप में वर्णन किया है और हर्षचरित के प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में आत्मकथा ही प्रस्तुत कर दी है। अब बाणभट्ट ने अपने जो उनके ग्रंथ हैं, कौन कौन सा ग्रंथ है, हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों में ही बताया है अपने वंश के बारे में। तो बाणभट्ट ने अपने वंश की उत्पत्ति पौराणिक बताई है। अभी पौराणिक उत्पत्ति का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि दुर्वासा के श्राप से पृथ्वी पर सरस्वती नदी का अवतरण होता है। फिर सरस्वती नदी का मतलब सरस्वती देवी का जो प्रेम है वो दादीच ऋषि से होता है और उनके सरस्वती और दादीच के प्रेम से सारस्वत नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। सरस्वती का पुत्र अर्थात सारस्वत। उस सारस्वत का ही चचेरा भाई है वत्स। वत्स नाम का व्यक्ति सारस्वत का चचेरा भाई है। उसने अपने मतलब सारस्वत ने अपने चचेरे भाई वत्स को समस्त विद्याएं दे दी, समस्त विधाएं सिखाई। वत्स के वंश में ही कुबेर हुए, चित्रभानु हुए और बाण का जन्म होता है आगे चल के। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वंशावली आती है वो देखिए जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स इनके वंश प्रवर्तक थे। यानी वंश के आदि पुरुष से वंश की शुरुआत वत्स से होती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बाणभट्ट का वंश कौन सा था, तो वत्स वंश के थे वो। वत्स वंश में कुबेर नामक एक प्रखंड पंडित हुए, कुबेर नाम के व्यक्ति हुए। तो कुबेर के बाद पशुपति के बाद अर्थपति के बाद चित्रभानु और चित्रभानु के बाद बाण होंगे, अर्थात बाण के पिता का नाम था चित्रभानु और माता का नाम हमने अभी देखा था कि राजदेवी था। अब जो कुबेर थे उन कुबेर के बारे में देखो कितना ज़्यादा उस समय विद्वता प्रसिद्ध थी कि कुबेर के घर में किस प्रकार से सुख सारिका यानी तोता मैना भी संपूर्ण प्रकार के ज्ञान से युक्त थे और इस प्रकार के ज्ञान से युक्त थे कि अगर उनके सामने उन सुख और सारिका के सामने कोई गलत श्लोक पढ़ता, कोई गलत व्याकरण का नियम पढ़ता तो वो सुख और सारिका उसे टोक देते थे। तो वो सावधान रहते थे विद्यार्थी कि हमें कहीं गलती करते तो टोक ना दे। तो जहाँ पर पशु पक्षी भी ज्ञानवान है ऐसा उन कुबेर का घर था। तो कुबेर की विद्वत्ता तथा श्रुति शास्त्र संपन्नता का वर्णन करते हुए बाणभट्ट ने लिखा है कि कुबेर के घर में पिंजरों में पाले गए सुख सारिका अर्थात तोता मैना
आदि भी इतने अधिक विद्वान हो गए थे कि उस घर में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी अत्यंत सशंकित होकर वेद पाठ किया करते थे कि हमें कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि हमने अगर गलती की तो सुख और सारिका हमें टोक देंगे, क्योंकि अशुद्ध पाठ करने वालों को वे सुख आदि पद पद पर टोक दिया करते थे। इस प्रकार से नीचे 30 नंबर की टिप्पणी में ये बात कही जा रही है, इसका रेफरेंस है। इन्हीं कुबेर के पौत्र के भी पौत्र बाणभट्ट हुए। तो अब देखिए, कुबेर के पौत्र के भी पौत्र, तो हमें इसको समझना पड़ेगा वंश परंपरा को। कुबेर के पुत्र हुए पशुपति, पशुपति के पुत्र हुए अर्थपति, अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए बाणभट्ट। तो इस प्रकार से पौत्र के भी पौत्र, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था, इसे ध्यान रखेंगे। इनका वंश धन की दृष्टि से भी पर्याप्त संपन्न था, ज्ञान तो था ही वंश में, यानी वंश परंपरा से इन्हें ज्ञान तो मिला ही, धन भी बहुत मिला। पंडित एवं संपन्न वंश के पैतृक उत्तराधिकार के रूप में ही मानो बाणभट्ट पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा रही। यानी कि कहा जाता है कई बार कि लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती का वास नहीं होता, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी का नहीं होता, परंतु बाणभट्ट के घर में सरस्वती भी थी और लक्ष्मी भी थी, यानी कि धन संपन्नता भी थी और ज्ञान भी बहुत था। बाल्यावस्था में इनके माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर, पहले इनका माता का स्वर्गवास हुआ, माता की स्वर्गवास के बाद पिता ने इनको पाला पोसा, और जब ये 14 वर्ष के थे तो पिता भी स्वर्गवासी हो गए। तो पिता और माता दोनों के ही स्वर्गवासी होने पर बाणभट्ट के ऊपर किसी का भी अनुशासन नहीं रहा, और अतुल संपत्ति होने के कारण इनके अनेक मित्र बन गए, क्योंकि जहाँ धन संपत्ति यदि होती है वहाँ मित्रता स्वाभाविक रूप से हो जाती है, और अनेक मित्र हुए और उनकी कुसंगति हुई, गलत आदतें हुई। तो युवावस्था की अविवेकी आयु में बाणभट्ट ने अनेक प्रकार का उत्शृंखल आचरण किया, मतलब अनेक प्रकार की इन्हें गलत आदतें लग गई, ये कुसंगति में पड़ गई है। कुछ समय उपरांत वे अनेक मित्रों के साथ देशाटन पर निकल पड़े, देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। पैसा है खूब जेब में और घूमने निकल पड़े, मस्ती करने निकल पड़े दोस्तों के साथ। तब इस देशाटन में, देश भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत लाभ हुआ उसका। उन्होंने अनेक गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की, अनेक राजसभाओं को देखा परखा और विभिन्न विद्वानों से वार्तालाप किया। इस प्रकार बाणभट्ट पर्याप्त लोकानुभव, बुद्धि नैपुण्य और सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न होकर अपने गांव लौट आए। कौन सा गांव था इनका, अभी हम देखेंगे आगे कि इनका गांव है, इनके पूर्वजों का जो निवास स्थान है वो शोण नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम था। तो वहाँ पर ये लौट आए अपने गांव में। गांव में लौट आने के बाद क्या हुआ कि घर पर भी वे बहुत अधिक विद्या अध्ययन करते थे, क्योंकि घर में तो विद्या अध्ययन का इनका माहौल था ही। इस बीच कतिपय लोगों ने बाणभट्ट के विषय में उल्टी सीधी सूचनाएं देकर सम्राट हर्षवर्धन को बाणभट्ट के विरुद्ध कर दिया। अब देखिए, सम्राट हर्षवर्धन जो कि एक ऐतिहासिक पात्र हैं, जो कि कौन है, कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन हैं। उनके काल में ही ये हुए हैं, उनके सभा पंडित एक तरह से हुए हैं। तो बाणभट्ट के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें हर्षवर्धन को बताई गई, किंतु हर्षवर्धन के भाई थे, चचेरे भाई श्री कृष्ण, वो पूरी वास्तविकता से अवगत थे कि बाणभट्ट काफ़ी विद्वान है और ये जो बातें उनके लिए फैलाई जा रही है वो गलत हैं। तो उन्होंने पत्र भेजकर बाणभट्ट को बुलाया और हर्षवर्धन की सभा में बाणभट्ट का प्रवेश कराया। प्रारंभ में तो राजा ने बाण की अवहेलना की, यानी कि हर्षवर्धन के सभा पंडित बने हैं बाणभट्ट, परंतु बुलाया किसने, हर्षवर्धन के चचेरे भाई श्री कृष्ण ने उनको वहाँ बुलाया है। शुरू में हर्षवर्धन को हर्षवर्धन ने बाणभट्ट की बहुत आलोचना की और उन्हें महान अयम भुजंगा इस तरह से कहकर उनको अपमानित भी किया, परंतु कुछ ही दिनों में बाणभट्ट की विद्वता और कवित्व शक्ति के कारण हर्ष बहुत ही प्रसन्न हुए और धीरे धीरे बाणभट्ट हर्षवर्धन के विश्वास पात्र और स्नेह भाजन बन गए। बहुत दिनों तक बाणभट्ट ने राज्यसभा को सुशोभित किया, यानी कि बहुत दिनों तक बाणभट्ट हर्षवर्धन की सभा में सभा पंडित रहे। इसके उपरांत बाणभट्ट वापस अपने गांव आ गए। कौन से गांव, प्रीतिकुटी नाम का गांव, जो कि शोण नदी, जो कि वर्तमान में सोन नदी कहा जाता है, वो गांव है, वहाँ पर वो लौट आए। वहाँ मित्रों के बारंबार आग्रह करने पर उन्होंने हर्ष का चरित्र लिखना प्रारंभ किया, यानी कि हर्ष की सभा में रहते हुए उन्होंने हर्ष के बारे में जो भी घटनाक्रम देखा था उन सबको उन्होंने अपने घर लौटकर अपने मित्रों के आग्रह पर कि बताइए कैसे हैं राजा हर्षवर्धन इत्यादि, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। बाण के जीवन की यह कथा स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे गए हर्ष चरित्र में प्राप्त होती है। ये जो अब तक मैंने कथा आपको बताई, ये कथा कोई कल्पना प्रदान कथा नहीं है, बल्कि हर्ष चरित्र में स्वयं बाण ने ही बताया है कि किस तरह से उनके वंश में वस्त नाम का उनका वंश था, उनके पिता का नाम चित्रभानु था, उनकी माता का नाम राजदेवी था, कुबेर उनके आदि पुरुष थे, वो कुबेर के पांडित्य में
ज्ञान के समय सुख सारिका इत्यादि भी सभी प्रकार का ज्ञान रखते थे। तो ये सारी बातें स्वयं हर्षचरित में बाणभट्ट ने कही है। अब बाण के कितने पुत्र इत्यादि हुए इसका तो कोई उल्लेख हर्षचरित में नहीं है। संभवतः उस ग्रंथ की रचना के समय तक उनके कोई पुत्र हुआ ही न था, मतलब हुआ ही नहीं होगा जब तक उन्होंने हर्षवर्धन की रचना की। हर्षवर्धन के चरित्र का चित्रण करने वाला ग्रंथ हर्षचरित लिखा। हर्षचरित यानी हर्ष का चरित्र चित्रण। किंतु उनके पुत्र अवश्य था, क्योंकि बाणभट्ट अपनी कादम्बरी कथा की रचना पूर्ण नहीं कर सके थे। उस अपूर्ण कृति को बाण के पुत्र ने ही पूर्ण किया था, इसलिए बाण के पुत्र तो अवश्य था, इसलिए उन्होंने ही उसको पूर्ण किया। बाण का यह पुत्र पिता के सदस्य प्रतिभाशाली होने पर भी नितांत निष्प्रिय था। निष्प्रिय मतलब स्पृहा से रहित था। देखिए ऊपर 30 नंबर की जो हमने टिप्पणी पढ़ी थी उसका रेफरेंस यहाँ है कि जुगुर गृहे अभ्यस्त समस्त वांगमये ससारिके पंजरवर्तिके सुकई निगृहमाणा वटवः पदे पदे यजुंसी सामनी च यत्र शंकिता। तो ये है संस्कृत में। अब देखिए कि जो पुत्र थे इनके, किसके पुत्र? बाणभट्ट के पुत्र, वो बहुत ही निष्प्रिय थे। और बाणभट्ट का जब निधन हो जाता है तो उनके अधूरे ग्रंथ कादम्बरी को पुत्र उसको पूरा करते हैं। और जब वो पुत्र उसको पूरा करते हैं तो उस ग्रंथ में अपना नाम कहीं भी उल्लेख नहीं लिखते। और किस तरह से देखो वो लिखते हैं कि उत्तरार्ध उसका कादम्बरी की पूर्वार्ध तो पिताजी ने लिख दिया, बाणभट्ट ने लिख दिया। उत्तरार्ध किसने लिखा? उनके पुत्र ने लिखा, जो कि उसका नाम था पुलिंद भट्ट। उत्तरार्ध प्रारंभ करते समय बाणभट्ट के पुत्र ने लिखा है कि पिताजी के सर्वलोक चले जाने पर जो कथा उनके साथ ही विच्छिन्न हो गई थी, यानी टूट गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, उस असमाप्त कथा के प्रति सज्जनों की व्यथा को देखकर, सज्जन दुख करने की ये कथा जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई, पिताजी बाणभट्ट का स्वर्गवास हो गया, इस कथा को पूरा तो कर दीजिए। ये सोचिए कि कोई पिक्चर है जो बीच में ही इंटरवल पर रुक गई है, अब इंटरवल के बाद क्या होगा, इस तरह का घटनाक्रम सभी के दिमाग में आता है। तो उस घटनाक्रम को उसके पुत्र ने पूरा किया। तो असमाप्त कथा के प्रति सज्जनों की व्यथा को देखकर ही मैं यह कथा प्रबंध प्रारंभ कर रहा हूँ, कवित्व दर्प के कारण नहीं, यानी मुझे कवित्व का अभिमान नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ उस कथा को, बल्कि मैं तो इसको कथा को पूरा कर रहा हूँ क्योंकि सज्जन बहुत दुखी हैं, लोग बहुत दुखी है कि कथा अधूरी रह गई, कथा पूरी ही नहीं हो पाई। पिताजी के प्रभाव से ही मैं उनकी भांति लिख सका हूँ, अन्यथा मैं तो कादम्बरी के रस से मदमस्त होकर कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ। मुझे भय है कि अपने रस वर्जित वाक्यों से पिता की विच्छिन्न कथा की पूर्ति करके कहीं मैं अवहेलना का पात्र न बन जाऊं। अब देखो इनमें कितना विनम्रता का भाव है कि पिता बहुत अच्छे इनके लेखक थे, तो कहीं मैं ऐसी ग्रंथ रचना ना कर दूं कि उसमें कोई रस ही ना हो, रस से रहित हो, और पिता की जो ख्याति थी वो कोई मेरे हाथों कलंकित ना हो जाए, अवहेलना का पात्र मैं ना बन जाऊं। तो इस तरह से कहते हुए वो लिखते हैं, बाणभट्ट के इस सुयोग्य पुत्र का नाम पुलिन अथवा पुलिंद भट्ट था, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस आता है। धनपाल ने अपनी तिलंग मंजरी में श्लेषालंकार से बाणभट्ट के पुत्र का नाम पुलिंद ही कहा है। तो 32 नंबर की जो टिप्पणी है उसमें आप देखेंगे नीचे कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि पुलिंद ही पुलिन भट्ट हैं। तो धनपाल के तिलंग मंजरी में देखिएगा, वहाँ लिखा है, केवलो अपि स्फुरन्वाणः करोति विमदान कवीन किम पुनः क्लिप्त संधानम पुलिंद कृत सन्निधि। तो इस प्रकार से है। अब देखते हैं कि बाणभट्ट के संबंध में यह प्रमाणिक इतिहास प्राप्त होने के साथ साथ पंडित समाज में एक किंवदंती और भी है, जो महाकवि बाण का संबंध एक अन्य कवि मयूर से जोड़ती है। देखो एक कवि है मयूर और एक कवि है बाण, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है इसके बारे में किंवदंती है। किंवदंती मतलब एक कथा है, वो कथा क्या है, वो इस प्रकार है कि दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया, बाणभट्ट ने मयूर को और मयूर ने बाणभट्ट को। तो ये आखिर इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, तो उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित एक किंवदंती है कि कहा जाता है कि बाणभट्ट के ससुर प्रसिद्ध कवि मयूर थे। एक दिन प्रातःकाल वे बाणभट्ट से मिलने उनके घर गए। बाणभट्ट उस समय रूठी हुई पत्नी को इन शब्दों के साथ मना रहे थे कि हे प्रिय, रात्रि प्राय बीत चुकी है, क्षीण शरीर चंद्रमा लुप्त सा हो रहा है, यह दीपक निद्रा के वशीभूत हो ऊँघ रहा है, किंतु मेरे प्रणाम करने पर भी, मेरे मतलब तुम्हें हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ तब भी तुम अपना क्रोध क्यों नहीं छोड़ती हो। इस प्रकार से कहकर बाणभट्ट अपनी पत्नी को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। और बाणभट्ट की जो पत्नी है वो किसकी, वो मयूर की पुत्री है, यानी कि बाणभट्ट के ससुर हैं मयूर।
तो 3 लाइनें उन्होंने पूरी की। अब चौथी लाइन पूरी होने से पहले उनके पिता, किनके पिता, लड़की के पिता यानी कि बाणभट्ट की पत्नी के पिता वहाँ पधार गए और उन्होंने एक लाइन पूरी कर दी उस चौथी पंक्ति की। कुछ प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम, अर्थात हे क्रोधशीले, कठोर स्तनों के समीप रहने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। अब एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री के बारे में इस तरह का कथन सुना कि ये तो एक मतलब थोड़ा हो गया ना कि पिता पुत्री के बारे में इस तरह से कह रहा है कि कठोर स्तनों के समीप रहने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया। तो इस पर बाणभट्ट को क्रोध आया और बाणभट्ट ने क्या किया, मयूर को शाप दे दिया। और क्या शाप दिया कि तुम कोड़ी बन जाओ। क्रोधावेश में उन्होंने मयूर को कोड़ी नाम का रोग हो जाने का शाप दे दिया। मयूर ने भी बाण को तुरंत ही उस समय शाप दे दिया। अब दोनों ने शाप के निवारण के लिए ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस, अब मैंने जो कहानी सुनाई वो तो मैंने बताई अपनी ज्ञान से। अब यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि मयूर कवि के किसी आचरण से लज्जित और क्रुद्ध बाण। तो लज्जित आचरण क्या था कि उन्होंने पुत्री के विषय में ही इस प्रकार का श्रृंगारिक श्लोक मतलब बताया तो उन्हें गुस्सा आया। तो लज्जित और क्रुद्ध बाण ने उन्हें कोड़ी हो जाने का शाप दिया और मयूर ने भी क्रुद्ध होकर बाण को शाप दे डाला। शाप से मुक्त होने के लिए बाणभट्ट ने दुर्गा की स्तुति में चंडी शतक लिखा। अब रोग हो गया तो रोग के निवारण के लिए दुर्गा देवी जो है उनकी स्तुति में उन्होंने चंडी शतक लिखा, जिसमें कि क्या है, चंडी यानी कि देवी दुर्गा की उपासना में 100 पद्य कहे गए हैं। और मयूर ने भी सूर्य की उपासना की और सूर्य शतक लिखा। शतक में मतलब 100 पद्य, सूर्य को समर्पित 100 पद्य लिखिए और एक दूसरे के इस प्रकार के ग्रंथों से एक दूसरे के शाप का निवारण हुआ। और जो है इस तरह से मयूर कवि और बाणभट्ट का आपस में भी संबंध बताया जाता है कि मयूर कवि जो थे बाणभट्ट के ससुर थे। महाकवि बाणभट्ट की स्थिति काल में किसी भी प्रकार का कोई विवाद अथवा अनुमान का कोई अवकाश ही नहीं है, क्योंकि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। हर्षवर्धन आप जानते हैं ऐतिहासिक पात्र हैं, कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हैं हर्षवर्धन, और उनके बारे में पूरा हम वर्णन पढ़ेंगे उनकी जब अभी हर्षचरित हम ग्रंथ का परिचय पढ़ेंगे तब। तो हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा, इसीलिए बाणभट्ट का कार्यकाल भी इसी में रहना चाहिए। चीनी यात्री हेनसांग के संस्मरणों तथा विभिन्न ताम्रपत्रों में प्राप्त तिथियों के आधार पर हर्षवर्धन का ये राज्यकाल ऐतिहासिक दृष्टि से भी सुनिश्चित है। अब देखिए चीनी यात्री था हेनस्वांग हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और उसने उनके बारे में लिखा है। तो हर्षवर्धन का समय फिक्स हो गया 606 ईस्वी से 648 ईस्वी। जब हर्षवर्धन का समय फिक्स है तो उनके सभा में रहने वाले सभा पंडित जो हैं बाणभट्ट का समय भी यही हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि बाणभट्ट का समय क्या है, 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक है, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अतः बाणभट्ट का भी यही समय होना चाहिए। अंतरंग तथा बहिरंग, अंतरंग और बहिरंग प्रमाणों से भी बाणभट्ट का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध ही निश्चित होता है। अंतरंग प्रमाण यानी कि ग्रंथ के अंदर लिखे गए प्रमाण जो स्वयं बाणभट्ट ने कहे हैं, चाहे वो कादम्बरी में कहे हों चाहे हर्षवर्धन में कहे हों। बहिरंग प्रमाण यानी कि जैसे कि हेनसांग ने कहा या हर्षवर्धन के समय से मिला या कोई और किसी और ग्रंथ में कहीं मिला, तो इस प्रकार से 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही निश्चित होता है। आचार्य रुयक ने जो कि 1150 ईस्वी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में हर्षचरित से उद्धरण दिए हैं। तो उसका मतलब है कि हर्षचरित पहले लिखा जा चुका था। महाकवि क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथों में अनेक स्थलों पर बाण का उल्लेख किया है, जो कि क्षेमेंद्र 1150 ईस्वी के हैं। नमी साधु नाम के जो एक लेखक हैं, उन्होंने भी बाणभट्ट की कादम्बरी को कथा एवं हर्षचरित को आख्यायिका नामक भेद बताया है। भोज जो कि 1025 ईस्वी में थे, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण में बाण के गद्य बंद को उनके पद्य बंद की अपेक्षा अधिक अच्छा कहा है। यानी कि जो बाण ने गद्य ग्रंथ भी लिखा और पद्य ग्रंथ भी लिखा, तो दोनों में से कौन सा अच्छा है ये बताया है। किसने बताया है? सरस्वती कंठाभरण में बताया है भोज ने। और इसी तरह से कहते हुए उन्होंने क्या कहा कि यादृक गद्य विधौ बाण है पद्य बंदे न तादृश है। यानी कि बाण जिस प्रकार से गद्य विधा में निपुण है, कुशल है, वैसे वो पद्य में यानी श्लोक लिखने में निपुण नहीं है। इस प्रकार धनंजय 1000 ईस्वी, आनंदवर्धन 850 ईस्वी, वामन 800 ईस्वी आदि ने अनेक प्रकार से बाण और उनके गद्य काव्यों का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि बाण की ख्याति 7वीं शती के उत्तरार्ध तक पर्याप्त रूप से फैल चुकी थी। यानी कि
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाण की ख्याति जो है वो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पर्याप्त रूप से फैल चुकी थी, और ख्याति फैलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो इससे पहले ही वो हुए होंगे, इसलिए उनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्धी माना जाता है। हर्षवर्धन के 42 वर्ष के राज्यकाल में भी बाणभट्ट का प्रवेश लगभग अंत में हुआ था। अब हर्षवर्धन जो थे कन्नौज के राजा, उनका स्वयं का समय क्या था, शासनकाल समय 42 वर्ष का था, और उसके अंतिम दिनों में ही बाणभट्ट उनके सभा में पंडित हुए थे। हर्षचरित में बाणभट्ट ने राजा हर्ष के उन पराक्रमों और दान उत्सवों का रुचिर वर्णन किया है जिन्हें हर्ष बाणभट्ट से मिलने से पूर्व ही संपन्न कर चुके थे। अब बाणभट्ट जब उनकी सभा में पहुंचे, सभा पंडित बन के, उससे पहले ही मतलब हर्षवर्धन ने बहुत सारे पराक्रमें कर ली थी, बहुत सारी जीत ली थी, बहुत सारे जो दुश्मन राजा थे उन पर जीत हासिल की थी, और बहुत सारे दान उत्सव वगैरह किए थे। इसका वर्णन किया है किसने, बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में। राजा हर्ष ने 643 ईस्वी में प्रयाग में अपना समस्त धन वैभव दान कर दिया था, और उस अवसर पर चीनी यात्री हेनसांग भी वहां उपस्थित था। अतः इन प्रमाणों के साक्ष्य से बाणभट्ट का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध मानना अनुचित नहीं है, यानी कि बिल्कुल उचित ही है कि वो 7वीं सदी के पूर्वार्ध में हो चुके थे। अब इस तरह से ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। तो इसमें आपको जीवन परिचय में क्या मिला कि बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था। इन दोनों का ही स्वर्गवास बाणभट्ट के 14 वर्ष का होने तक हो चुका था। उन पे अनुशासन नहीं रहा बाणभट्ट पे, और उनके पास अपार ज्ञान और अपार धन था। इस वजह से वो अपने मित्रों के साथ देशाटन पे निकल गए। उस देशाटन से उन्हें बहुत लाभ हुआ, तरह तरह के लोग, तरह तरह के समाजों को जाना। इस सारे ज्ञान का जो भंडार है उनको हम जब सुखनासोपदेश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सुखनासोपदेश में उन्होंने लक्ष्मी का, धन का, युवावस्था के दोषों का वर्णन किया है। तो वो स्वयं इसको भोग चुके थे, इसलिए बहुत अच्छे से उसको वर्णन कर पाए। और इनकी जीवन से संबंधित जो किंवदंती है वो मयूर, कवि मयूर और बाणभट्ट के आपस में जो एक दूसरे को शाप देने से संबंधित है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, अब हम ग्रंथ देते हैं कि कौन कौन से इनके ग्रंथ हैं। तो मुख्य रूप से आपको इनके जो ग्रंथ हैं वो मिलते हैं आपको और हमको कि कौन से मिलते हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित तो कथा है, और हर्षचरित तो आख्यायिका है जिसमें राजा हर्षवर्धन का ऐतिहासिक वृत्तांतों का वर्णन है, और कादम्बरी एक कथा है जिसमें कि काल्पनिक कथा है, जो प्रणय कथा है। और अब और भी ग्रंथ हैं इनके, जो कौन से ग्रंथ हैं देखिए। चंडी शतक एक श्रोत काव्य है। श्रोत मतलब स्तुति का गान है। हमने ऊपर देखा था कि देवी चंडी की उपासना की इन्होंने ताकि ये कोढ़ रोग से मुक्त हो जाएं। तो चंडी शतक नामक, कोढ़ रोग से नहीं, सॉरी, जो भी कोई शाप मिला था उससे मुक्त होता है। कोढ़ हो जाने का शाप तो मयूर को मिला था। तो चंडी शतक श्रोत काव्य है जिसमें भगवती दुर्गा का ही नाम चंडी होता है, तो दुर्गा की 100 पद्यों में, शतक यानी 100 और पद्य यानी श्लोक, तो 100 श्लोकों में स्तुति की गई है। पार्वती परिणय नामक नाटक है एक, किंतु इस नाटक के कृतित्व के विषय में आलोचकों के भिन्न भिन्न मत हैं, यानी कि कह नहीं सकते कि यह बाणभट्ट की रचना है। कुछ इसे बाणभट्ट की रचना मानते हैं, तो कुछ इसे अन्य कवि है कोई वामन भट्ट बाण, उसकी जो कि 15वीं सदी में हुए थे, उनकी रचना मानते हैं। क्योंकि बाणभट्ट या फिर वामन भट्ट बाण, तो इसमें तो हम श्योर नहीं है कि पार्वती परिणय भी बाणभट्ट की रचना है। मुकुट ताड़ी तक नामक नाटक भी बाण की रचना कहा जाता है, परंतु ये नाटक भी हमें अनुपलब्ध है, सिर्फ नाम ही मिलता है। अलंकार शास्त्र के ग्रंथों तथा सूक्ति संकलनों में भी बाणभट्ट के नाम से अनेक सुंदर श्लोक प्राप्त होते हैं, किंतु वे श्लोक बाण की उपलब्ध रचनाओं में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बाणभट्ट के नाम से श्लोक दे दिए कि ये श्लोक बाण ने लिखा है, ये श्लोक बाण ने लिखा है, अलंकार शास्त्र और जो बहुत सारे सूक्ति ग्रंथ हैं उनमें, परंतु हम अच्छे से बाणभट्ट के ग्रंथों को देखें तो उनकी रचनाओं में वो श्लोक नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते कि वो बाण के ही होंगे। तो इस प्रकार आज हमने इनके बाणभट्ट के जीवन का परिचय देखा, जिसमें देखा कि किस तरह से ये राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित रहे, जो कि कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। इनके हमने जीवन की किंवदंतियाँ देखी, इनके जीवन की वृत्तांत को देखा कि किस तरह से माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो जाने की वजह से ये थोड़े अनुशासन में नहीं रह पाए और मतलब बुरी आदतों में लग गए। फिर हमने देखा कि इनके मुख्य ग्रंथ हर्षचरित और कादम्बरी है, जो कि गद्य ग्रंथ है, परंतु चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ीतक नामक के ग्रंथ को भी इससे ही जोड़ा जाता है। इस प्रकार आज हमने महाकवि बाणभट्ट का
गद्यकार बाणभट्ट का परिचय पढ़ा है। कल हम इनके ग्रंथों का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हर्ष चरित और कादम्बरी कथा का विस्तृत वर्णन आएगा। तो देखते रहिए। तब तक कल की कक्षा में हम फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर आल शब्द पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएं। क्योंकि कई बार हम इसको व्हाट्सएप में और फेसबुक इत्यादि पे शेयर करते हैं, परंतु हर बार नहीं करते हैं। तो पहली बार जब आपको मिला तो कहीं किसी माध्यम से मिला होगा, परंतु अगली बार मिले ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर बार आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बाणभट्ट का ये जो परिचय आज हमने पढ़ा है, ये संस्कृत साहित्य की किसी भी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इनके जीवन परिचय से भी, क्योंकि यह एक मतलब पुष्ट जीवन परिचय है। इसमें कोई किंवदंती नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुद उन्होंने अपने जो हर्षचरित और कादम्बरी ग्रंथ है उसमें लिखा है कि मेरे पिताजी कौन थे, मेरा वंश कौन था, इत्यादि इत्यादि। तो जब ऐतिहासिक प्रमाणों वाली बात होती है तो उसे एग्जामों में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आरपीएससी, यूजीसी, रीट, कोई भी ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं, इतिहास में भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन से जुड़े हुए हैं बाणभट्ट। तो इस प्रकार से आप जो भी पढ़ाया गया है उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव हो, कोई धन्यवाद ज्ञापन हो, या किसी भी तरह की कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कमेंट बॉक्स को निरंतर अवलोकन करते हैं। उसमें उसको देखते हुए हमने अभी कहीं सुधार भी किए हैं, हमने अपने वीडियो में हमने सुधार भी किया है। तो आपके अमूल्य सुझावों का स्वागत है और धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बाणभट्ट के ग्रंथों का परिचय लेकर। धन्यवाद।